मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। मेरे पास मेरा 11 साल का देवर रहता था। एक बच्चे की तरह ही मुझसे लिपट कर सोता था। मैं भी उसे हमेशा अपने साथ में ही सुलाती थी। एक दिन मुझे चक्कर आने लगे। मैं जब हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति को गए हुए 6 महीने हो चुके थे, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह राज जानने के लिए मैंने एक दिन डीएनए टेस्ट करवाया। फिर जो मेरे सामने आया उसे जानकर तो मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, मेरा नाम रीना है। मेरी शादी दिनेश से 2 साल पहले हुई थी। हमारी शादी के कुछ महीनों पहले ही दिनेश के माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। दरअसल दिनेश और उनका छोटा भाई साहिल अपने घर में अकेले रहते थे। साहिल की उम्र सिर्फ 11 वर्ष की थी, इसीलिए दिनेश उनका पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन जब से हमारी शादी हुई तो यह जिम्मा मैंने उठा लिया। मैंने साहिल का खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का सारा जिम्मा अपने सिर ले लिया था और एक बच्चे की तरह ही उसकी देखभाल करने लगी। दिनेश उसी शहर में प्राइवेट नौकरी करते थे। एक दिन साहिल के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी गई। मैंने दिनेश से कहा कि आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, हम लोगों को साहिल के स्कूल चलना होगा उसकी पेरेंट्स मीटिंग में। तभी दिनेश ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम चली जाओ और मैं ऑफिस में कुछ अटेंडेंस वगैरह लगाकर वहाँ सीधे स्कूल में आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं नहा धोकर तैयार हो गई और साहिल के साथ उसके स्कूल में चली गई। पेरेंट्स मीटिंग में अभी टाइम था, इसीलिए मैं वहाँ लेडी टीचर के साथ कुछ बातें करने लगी। तभी उन्होंने कहा कि साहिल पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, लेकिन शरारती बहुत ज़्यादा है। हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी दिनेश का फ़ोन आता है। दिनेश कहता है कि कितना समय रहा है पेरेंट्स मीटिंग में, क्या सभी बच्चों के पेरेंट्स आ गए हैं? तभी मैंने कहा नहीं, अभी समय है, तुम कितनी देर में आ जाओगे? तभी दिनेश कहने लगा कि मैं पहुंचने ही वाला हूं। कुछ देर बाद दिनेश आ जाते हैं और पेरेंट्स मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग को अटेंड करने के बाद हमने प्रिंसिपल से थोड़ी और बातचीत करके और कुछ फीस वगैरह रह रही थी वह भी भर दी। उसके बाद हम साहिल को लेकर घर पर आ गए। साहिल ने आते ही कहा कि भाभी, आज तो पार्टी होनी चाहिए। मैंने साहिल से कहा कि आज किस खुशी में पार्टी होनी चाहिए? तभी साहिल बोला कि आज पेरेंट्स मीटिंग थी और अक्सर बच्चों की शिकायतें उनके पेरेंट्स के सामने रखी गईं, लेकिन मेरी कोई शिकायत नहीं आई। तभी मैंने भी खिलखिलाते हुए साहिल से कहा, क्यों नहीं आई तुम्हारी शिकायत? तुम्हारी टीचर कह रही थी कि साहिल बहुत ही शरारती है, शरारत करता है पूरे दिन। तभी दिनेश भी बोलने लगे कि अरे भाई, इतना तो बनता है, बच्चा शरारत भी ना करे तो और क्या करे। इसी तरह हम हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी दिनेश के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वह कहता है कि अब हमें कहीं और नौकरी देखनी पड़ेगी। दिनेश भी एकदम उसकी बात सुनकर चौंक से गए। मैंने दिनेश से पूछा, क्या हुआ? क्या कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? तभी दिनेश ने अपने दोस्त से कहा कि तुम जल्दी से हमारे घर पर आ जाओ। कुछ देर बाद उनका दोस्त राहुल घर पर आ जाता है और चाय पीने के बाद राहुल कहने लगता है कि कुछ नहीं भाभी जी, दरअसल हम जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मालिक ड्रग्स धंधे में पकड़ा गया है, जिसकी वजह से कंपनी पर ताला लग गया है और हमारी जॉब छूट गई है। अब हमें कहीं और नौकरी देखनी पड़ेगी। हम लोगों के ऊपर तो जैसे मानो दुखों का पहाड़ टूट टूट पड़ा था, क्योंकि हमारे घर को चलाने का जरिया दिनेश की नौकरी ही थी। ज़्यादा ज़मीन जायदाद ना होने की वजह से हमारा घर दिनेश के नौकरी के पैसों पे ही चलता था। ऊपर से साहिल का बड़े स्कूल में एडमिशन भी करवाना था, क्योंकि उसकी 10वीं क्लास हो चुकी थी और 11वीं क्लास में उसे एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाना था। अब तो हम कसमकश में थे कि अब आखिर किया क्या जाए। तभी राहुल कहने लगे कि क्यों ना हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। शुरू में कुछ पैसे की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर काम चल गया तो फिर हमें किसी के आगे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, भला दिनेश तुम क्या सोच रहे हो? तभी दिनेश ने कहा, यार काम तो सही है, लेकिन फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? और अगर कहीं से पैसे उधार ले भी लिए और अगर काम ना चला तो उनको कैसे लौटा पाएंगे? इससे अच्छा तो हम कहीं नौकरी करके पहले जैसे पैसा जमा कर लेते हैं। तभी राहुल कहने लगा कि पैसे जमा करने की तो दूर,
की बात, हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि हमें अब नौकरी कौन देगा और ऐसे हाथों हाथ नौकरी मिलना भी पूरे शहर में मुश्किल हो गया है। क्योंकि हम जिस कंपनी में काम करते थे वह अवैध रूप से ड्रग्स का धंधा करते थे। हमें तो इस चीज़ के बारे में भनक भी नहीं थी, लेकिन लोगों को हम कैसे कहें। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें कोई काम नहीं देने वाला। सबको तो ऐसा ही लगेगा कि हम लोग भी उस कंपनी के मालिक के साथ मिले हुए थे। हमें भी नौकरी से निकाला गया है। खैर, अब हम सब लोगों के चेहरे पर सिकन थी कि आखिर अब किया क्या जाए। मैंने दिनेश से कहा कि अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो मैं अपने माता पिता से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। तभी दिनेश ने मना कर दिया, क्योंकि दिनेश शुरू से ही एक अच्छे इंसान थे जो खुद अपने दम पर काम करना चाहते थे सब कुछ। उन्होंने आज तक किसी से कोई मदद नहीं ली थी। इसीलिए दिनेश ने साफ मना कर दिया कि तुम अपने माता पिता से 1 रुपया भी नहीं लोगी, मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूँगा। तभी राहुल ने तो कुछ देर बातें करने के बाद चला गया। अब हम लोग पूरी परेशानी में आ गए। तभी थोड़ी देर बाद साहिल बाहर से खेलकर आ जाता है और कहने लगता है कि भैया, अब तो 2-3 दिनों की ही बात है, उसके बाद तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे। भाभी कह रही थी कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में मेरा एडमिशन करवाने जा रहे हो। मेरे दोस्तों के सामने मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन लोगों ने मेरी बहुत वाह वाह की कि तेरे तो बहुत मज़े हैं, तू तो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ेगा। तभी दिनेश की आंखों में भी आंसू आ गए और मुझे भी बहुत घबराहट सी होने लगी कि कहीं साहिल की उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि साहिल का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाना है तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और अब तो नौकरी भी चली गई। आखिर करें तो क्या करें। थोड़ी देर बाद ऐसे ही हम लोग खाना खाकर सो गए। वैसे तो सो गए, लेकिन नींद किसे आने वाली थी, इसी टेंशन के मारे कि आगे क्या होगा। दूसरे दिन सुबह उठकर चाय वगैरह पी रहे थे, तभी दिनेश ने कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर में जाकर नौकरी की तलाश करूं। मैंने दिनेश से कहा कि हम लोग यहाँ पर अकेले कैसे मैनेज करेंगे। तभी दिनेश कहने लगा कि साहिल तुम्हारे पास रहेगा और मैं वैसे ही कुछ दिनों से आता जाता रहूँगा। एक बार मैं जाकर देखता हूँ, अगर अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है तो अब जैसे तैसे काम चलाना ही पड़ेगा, और मैं कौन सा वह वहाँ हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन अच्छी नौकरी करके पैसे जमा कर लूँगा, फिर यहाँ आकर अपना कुछ बिजनेस शुरू कर दूँगा। जैसे तैसे हम लोगों ने भी हाँ कर दी और दिनेश लखनऊ के लिए निकल गए। वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी मिल में काम मिल चुका था और अच्छी खासी सैलरी भी आ रही थी। दिनेश थोड़े दिनों बाद घर आए और कहने लगे कि बहुत अच्छा काम है, मेरा काम जच गया है, वहाँ मैं कुछ साल वहीं पर काम करके अच्छे खासे पैसे जमा करूँगा और फिर अपना खुद का एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करूँगा। हम लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों से दिनेश आते थे, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन दिनेश का फ़ोन आया और वह कहने लगे कि इस बार यहाँ मिल में बहुत ज़्यादा काम आ गया, इसकी वजह से मैं कुछ महीनों तक नहीं आ पाऊँगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर, जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझा लिया और दिनेश के आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन वह साहिल बैठे चाय पी रहे थे, तभी वहाँ राहुल आ जाता है। राहुल कहता है कि क्या हुआ भाभी, आजकल दिनेश की मेरे साथ बात ही नहीं होती, क्या उसे कहीं कोई अच्छा काम मिल गया है। मैंने कहा वह लखनऊ चले गए हैं, कुछ महीनों से वहीं पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। तभी राहुल कहने लगा कि मेरी माँ के घुटनों में दर्द था, इसलिए हम लोग दिल्ली चले गए थे, उनकी सर्जरी करवाई और वहाँ पर मेरे सिस्टर के वहीं रहने लगे थे। अभी लौटा हूँ तो सोचा कि पता करता हूँ कि दिनेश को कोई अच्छा काम मिला या नहीं। तभी मैंने उन्हें कहा कि हाँ, दिनेश को तो मिल गया, आप क्या कर रहे हो। तभी वह कहने लगे कि मैं तो दिल्ली में ही अपने जीजू के एक वर्कशॉप में उनके साथ काम करने लग गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद राहुल अपने घर चला गया और मैं और साहिल खाना खाकर सो गए। कुछ दिन ऐसे ही निकले। एक दिन मैंने देखा कि साहिल का बदलाव कुछ
बदला बदला सा लगता है। वह एकदम उदास सा रहने लगा था। मैंने उसे बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार यही कहा कि नहीं भाभी, कुछ बात नहीं है, बस पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर है। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम पढ़ाई की इतनी फिक्र मत किया करो, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से सिर्फ बीमारी और मानसिकता ही खराब होती है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं गई। वह दिन रात अजीब से ख्यालों में खोया रहता और चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैंने दिनेश को फ़ोन किया और दिनेश को यह सारी बातें बताईं। तभी दिनेश ने कहा कि बस कुछ महीनों की बात है, तुम कुछ महीने और इंतज़ार कर लो, फिर मैं परमानेंट के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद मैं फिर लखनऊ नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि खैर अब आखिर दिनेश मेरे पास आ जाएंगे। एक दिन मैं बैठी थी कि मेरे मन में विचार आया कि कहीं साहिल कोई गलत कामों में तो नहीं पड़ गया है, या फिर कोई नशे जैसे कामों में तो नहीं पड़ गया जिसकी वजह से वह इतना चिड़चिड़ा हो रखा है। मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ तो मिला नहीं जो मैं शक कर सकती थी। एक दिन मैं रसोई घर में काम कर रही थी, तभी अचानक मेरे को चक्कर आने लगे। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। साहिल घर पर नहीं था, वह स्कूल गया हुआ था। जैसे तैसे मैंने पानी वगैरह पिया और सोचा कि कहीं ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में दिखाना ही सही समझा और मैं हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाकर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर डॉक्टर कह क्या रही है। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप एक बार फिर से रिपोर्ट चेक कीजिए, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं, आप एक शादीशुदा औरत हैं और एक शादीशुदा औरत को इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि वह माँ बनने वाली है। तभी मैं मन मन में सोचने लगी कि आपको कैसे बताऊं। खैर, तभी मैं अपनी रिपोर्ट लेकर मरे मरे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थीं कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि दिनेश तो 6 महीनों से यहाँ नहीं आए थे और उन्होंने मुझे 6 महीने से छुआ तक नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी रह रहकर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। मेरी तबीयत बिगड़ी जा रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मेरे मन में यही डर चल रहा था कि आखिर मैं दिनेश को क्या जवाब दूंगी। वह मेरे लिए इतनी दूर इतनी तकलीफ से लड़ रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर आकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। मैं सोच रही थी कि साहिल के अलावा तो हमारे घर में आज तक किसी ने भी दस्तक नहीं दी थी, फिर ये सब कैसे हो गया। मेरे को तो साहिल पर ही शक होने लगा था, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आता कि वह तो अभी 11 साल का बच्चा है, यह कैसे हो सकता है। खैर, मैंने दिनेश को सब कुछ बताने की सोची और दिनेश का इंतजार करने लगी। अब तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। साहिल से भी मेरी ज़्यादा बातें नहीं होती थीं, बस सोना और काम करके वापस से मुरझाए से चेहरे के साथ पूरा दिन अकेलेपन में बैठे रहना। एक दिन मैं सो रही थी, तभी अचानक मुझे हड़बड़ाहट सी की आवाज़ सुनाई दी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को पकड़ रहा हो। मैंने एकदम से बेड से उठकर कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि दिनेश ने किसी को पकड़ रखा है और वह उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिनेश उसे जकड़कर पकड़े हुए थे। मैंने जल्दी से दिनेश से पूछा, यह सब क्या है और यह कौन है। तभी दिनेश ने उसका मुंह मेरी तरफ करते हुए कहा कि देखो कौन है। तभी मैंने देखा कि वह राहुल था। मैं राहुल को एकदम से देखकर डर गई और पूछने लगी, क्या हुआ, आप दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तभी राहुल वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और मेरे आगे रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, मेरी नीयत खराब हो गई थी। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थीं। मैं डरी सहमी सी दिनेश के पास गई और बोला कि दिनेश ये क्या बोल रहा है। तभी दिनेश कहने लगा कि मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए रात को आने का प्लान किया और मैं खिड़की से जब अंदर आया तो देखा कि राहुल तुम्हारे बेड पर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे जल्दी से पकड़ लिया और इतने में तुम जाग गई।
अब मेरे सामने सारी बातें आ चुकी थीं। अब मुझे समझ आ गया था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर मैंने दिनेश को सारी बातें कह डाली जो मुझे डॉक्टर ने कही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। दिनेश ने खींचकर एक राहुल को थप्पड़ जड़ दिया और पूछा, आखिर यह सब क्या है। तभी राहुल ने सब कुछ उगल दिया। वह कहने लगा कि मैं रोज शाम को तुम्हारे घर पर आता और तुम देवर भाभी के दूध में नशे की दवाई मिला देता। एक दिन साहिल ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था, तो मैंने साहिल को डरा दिया कि मैं तुम्हारी भैया भाभी को जान से मार दूंगा। अगर तुम्हें किसी ने बताया तो शायद इसी वजह से यह गुमसुम रहता था। जब आप दोनों दूध पीकर बेहोश हो जाते तो मैं साहिल को बेड से उठाकर दूसरी तरफ सुला देता और बेहोश हुई रीना के साथ गलत करता। अब मेरी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो गया। एक दोस्त अपने दोस्त की बीवी पर ऐसी नज़र रखता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके दाहिने तरफ एक घंटी बनी हुई है, उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आई होप सभी को मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, किसी पर विश्वास करना आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।